हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टेट 2021 के लिए प्रश्नों के प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग कुल 90 प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपके 30 बाल मनोविज्ञान के हैं, प्लस 30 आपके हिंदी के हैं और 30 क्वेश्चन आपके संस्कृत के हैं। तो कुल 90 प्रश्नों के प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। यह टेट का प्रैक्टिस सेट लगातार चैनल से जारी है। परीक्षा तक आपको ऐसे ही प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों के जो प्रैक्टिस है उसे हम लोग करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या किया गया है। कहा गया कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था, यह आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, उसमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, बुद्धि के संदर्भ में एकल घटक या एक अव्यय सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो थे अल्फ्रेड बीने ने किया था। तो यहाँ पे आपके सी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो जल्दी जल्दी हम प्रश्नों के प्रैक्टिस करेंगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं या शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बहिर्मुखी प्रकृति के व्यक्ति वे होते हैं जो जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं सामाजिकता से पूर्ण होते हैं और उनका जो व्यवहार होता है वह मित्रवत होता है। तो यहाँ पे आपका पहला उत्तर जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपर स्टार या अति मानव वह होता है। अति मानव बताना है। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार सुपर स्टार या अति मानव क्या है, कौन है। ठीक है, यहाँ पे दिया है ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह वह होता है जो ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। तो आपका उत्तर पहला हो जाएगा। यहाँ पे ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। ध्यान रखिएगा, साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जो जुंग हैं मनोवैज्ञानिक उनके द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो यह उत्तर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, वर्ष 2010 में जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया था। तो 1910 आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जुंग महोदय ने साहचर्य परीक्षण जो किया था वह 1910 ईस्वी में। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह दिया गया है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं, क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों की रंग में विविधता तथा विचलन, यह सभी जो कहलाता है वह भौतिक अंतर कहलाता है। ठीक है, यह भौतिक अंतर कहलाता है। आपके यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका बी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिण पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिण पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा। परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल विद्यालय की शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार की पेशा, परिवार की शोचनीय भावात्मक वातावरण, यह आपको बताना है। 4 उत्तर आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ जो नहीं उत्पन्न होगा परिवार का पेशा, यह आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण मुख्यतः सामाजिक आर्थिक स्थिति, भावात्मक वातावरण, स्कूल का वातावरण है। इसमें जो नहीं है वह क्या है, पारिवारिक पेशा से कोई भी शैक्षिक स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है,
समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है और उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यह जो होता है वह पिछड़ा बालक, आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ दिया है, किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? यह आपको बताना है। ठीक है, आपके उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, आपके सही उत्तर बताना है। तो यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है वह स्किनर महोदय का है। आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है, यह बताना है। आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है? तो इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता इसे कहते हैं। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, आपका उत्तर यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है वह माता पिता बाल के कारण होता है। तो किस पर निर्भर होता है? तो बालक का माता पिता, आपके ए उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यह दिया गया है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है और इसे किसके अनुवांशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत से बच्चे थोड़े मायने में माँ बाप से भिन्न होते हैं, इसे आनुवंशिका के विभेद नियम से स्पष्ट किया जाता है। तो आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है, यह बताना है। ठीक है, देखिए सकारात्मक अभिप्रेरणा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, अतः प्रशंसा करके जिज्ञासु बालक को प्रेरित किया जाता है। किसी की प्रशंसा आप करेंगे तो वह उसमें जिज्ञासा पैदा होती है पढ़ने के प्रति। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे दिया गया, खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार के विकास संभव है? तो खेलकूद के जरिए बालकों में शारीरिक विकास के साथ साथ सहयोग एवं सामंजस्य का जो विकास होता है वह होता है। तो आपका यहाँ पे बी उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो परस्पर सम्मान की भावना, सामाजिक गुण, इनमें से सभी, यहाँ पे आपका डी उत्तर सही होगा। ठीक है, सभी इसमें से विकास होंगे। तो आपके डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? यह आपको बताना है। क्या बुद्धिमान जो माता पिता होते हैं वह सदैव तेज होते हैं, यह बताना है। तो हाँ नहीं, मनोवैज्ञानिक इस पर कोई संबंध नहीं या ईश्वर पे अंतर है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा नहीं। ठीक है, आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है वह क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वह दिया गया है, यहाँ पे है कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के लिए मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा, यह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। आपका यहाँ पे जो डी उत्तर है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, वह यहाँ पे प्रश्न कहा गया है 16 नंबर प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिकरण करने की 2 विधियों में से एक स्नेहपरक सजा है और दूसरा क्या है वह बताना है। तो बच्चों के सामाजिकरण करने की 2 विधियों में प्रथम स्नेहपरक सजा
तथा दूसरा उद्देश्य परक सजा शामिल है। उद्देश्य परक सजा, तो आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है कि जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है। यह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो उसमें क्या होगा वह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, एक मूल या पैतृक भाषाई समाज निवासी की भांति प्रवाह कर प्राप्त कर सकता है। तो आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर परसेंटेज में बढ़ता है, कितना लगभग बढ़ता है। तो 2 से 3 वर्ष के आयु के मध्य बच्चों की जो भाषा का शब्दकोश भंडार है वह लगभग 100 होता है और प्रतिवर्ष 2 से 10% बढ़ते हैं। तो 2 से 10% आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। दिया गया है मानव या मनुष्यों के विकास की सबसे तीव्र गति होती है। तो सबसे तीव्र गति जो होती है वह किशोरावस्था में। आपके बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है सीफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। सीफेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का विकास सिर से पांव तक होता है, सिर से पांव की ओर। याद रखिएगा, सिर से पांव की ओर। आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहा जाता है? तो गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है, प्रसव पूर्व काल। आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, क्या कहलाता है? ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। तो यहाँ पे होगा पियाजे ने मानव के संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर को बांटा है। प्रथम स्तर जिसे संवेदी गामक अवस्था या संवेदी कहते हैं, 0 से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पे आपके सही उत्तर हो जाएगा संवेदी मोटर अवस्था। आपका ए उत्तर है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो उसका विकास किसने किया? यह पूछा जाता है। रोसा स्थायी स्याही धब्बा परीक्षण जो किया गया था वह किसके द्वारा? तो इसका आविष्कार हार्टमैन रोसा द्वारा, हार्टमैन रोसा द्वारा। आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था यह आपको बताना है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया था वह हावर्ड गार्डनर द्वारा। ठीक है, हावर्ड गार्डनर द्वारा। आपका सी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया अपने आसपास के वातावरण या माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास जो किया गया वह जीन पियाजे द्वारा। तो जीन पियाजे आपका ए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है? यहाँ पे प्रश्न दिया गया है थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? थार्नडाइक का सिद्धांत किसके प्रति सूचीबद्ध किया जाता है? तो व्यवहारिकता का सिद्धांत के प्रति। आपका ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उनकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय क्या कहलाता है? यह आपको बताना है। तो वह कहलाता है क्या? ध्वनि उच्चारण विज्ञान। आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है।
यह प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार की शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। कौन सी ग्रंथि है? तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है यह कौन सी ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता, यह स्वयं नियंत्रित होती है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होता है सही। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह किसी भी ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित नहीं होता, यह स्वयं नियंत्रित होता है। इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन सी प्रकृति भावात्मक विकास से संबंध नहीं है। कौन सी प्रकृति भावात्मक विकास से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, यह संबंध नहीं है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बाल मनोविज्ञान का आखिरी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है एक शिशु की सामाजिक विकास निर्भर होती है। तो एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर जो होता है वह किस पर होता है? उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार एवं अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह 30 प्रश्न थे बाल मनोविज्ञान के। अब हम लोग हिंदी के 30 प्रश्नों के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है किसी शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। किस शब्द का? देखिए यहाँ पे मात्रा प्लस आनंद दिया गया है, सदा प्लस एव सदैव यह सही है, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति यह सही है, परम प्लस औदार्य परमोदार्य यह सही है। लेकिन मात्रा प्लस आनंद यह सही नहीं है। देखिए मात्रानंद जब बनेगा तो वह हो जाएगा मातृ प्लस आनंद। मातृ प्लस आनंद जब करेंगे तो यह मात्रानंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए मातृ प्लस आनंद से मात्रानंद, यह यड़ संधि है। तो यहाँ पे री के स्थान पे र हो जाएगा, तो त और र मिलकर त्र हो जाएंगे, तो मात्रानंद हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए। पूछा है कि ये शुद्ध नहीं है तो ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची कौन नहीं है, यह पूछा गया है। तो देखिए अरविंद जो है वह कमल का पर्यायवाची है। बाकी अनंत, कंदर्प, मनसिज यह सभी कामदेव के पर्यायवाची है। तो कमल के पर्यायवाची है अरविंद। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ख दिया गया है। ख क्या है? तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। इस प्रकार से यह ख क्या है? ख यहाँ पे अघोष व्यंजन है। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा यह होता है घोष। ठीक है, तो याद रखिएगा ख यहाँ पे जो है वह अघोष व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या होगा? ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, यानी यह आपादान तत्पुरुष है। तो यहाँ ऋण से मुक्त होगा। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें तत्सम जो संस्कृत से जस का तस आया हुआ हो, हिंदी में उसे तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पृष्ठ जो दिया गया है वह क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लौंग का लवंग हो जाएगा, बहिन का हो जाएगा भगनी, और जवान का युवा, यह सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पसेरी जो होता है वह 5 शेर का, यानी इसमें पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक है, तो यह हो जाएगा द्विगु समास। तो पसेरी आपका द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास नहीं। बाकी बारहसिंगा, कुसुमयायुध, दीर्घबाहु यह सभी क्या है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो अकर्मक क्रिया क्या है? रोना, हंसना, सोना यह सभी अकर्मक क्रिया होती हैं।
ध्यान रखिएगा। अकर्मक क्रिया यहाँ पे है रोना, ठीक है, तो आपका डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति किस शब्द का उदाहरण है? तो रघुपति यानी रघुकुल के पति राजा राम, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किसी अन्य के बारे में बता रहा है तो रघुपति कौन है? राम है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है संस्कृति की दूसरी मंजिल है, तो संस्कृति की दूसरी मंजिल क्या है? तो यहाँ पे दिया गया चिरंतन मूल्यों का संरक्षण, संगीत कला आदि का संरक्षण, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो डी उत्तर है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वारिद का पर्यायवाची बताना है कौन सा? तो वारिद किसे कहते हैं? वारिद कहते हैं बादल को। यहाँ तो अम्बुज जो दिया गया है वह कमल का है। मेघ घन पयोद यह बादल के हैं यानी वारिद के हैं। यहाँ पे नहीं जो पूछा गया है वह अम्बुज है। अम्बुज किसका है? कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यड़ संधि का उदाहरण नहीं है, यह पूछा गया कि नहीं है। ठीक है, यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सु प्लस अल्प से स्वल्प, सु प्लस अच्छ से स्वच्छ, सु प्लस आगत से स्वागत, स्वांग जो हो जाएगा यह यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, स्वांग, तो यह यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। आपका यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, यह बताना है। विसर्ग संधि नहीं है। देखिए विसर्ग संधि पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे अनुस्वार जो दिया गया है इसमें विसर्ग संधि नहीं है। मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस ताप, पयः प्लस दा, यह हो जाएगा सभी विसर्ग संधि। अनुस्वार का इसमें विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, यहाँ अनु उपसर्ग लग जाएगा लेकिन यहाँ संधि नहीं होगी, तो आपका यहाँ पे ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है स्वार्थ, स्वार्थ में जो उपसर्ग, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया स्वार्थ में उपसर्ग नहीं है। असुरक्षित में अ, अप्रत्याशित में अ, स्वागत में सु, स्वार्थ में कोई भी प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, तो आपका यहाँ पे डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अधि उपसर्ग इसमें कौन सा नहीं है यह बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है अधीर, अधीर में अधि नहीं है बल्कि अधि प्लस आपन, अधि प्लस अवसाय, अधि प्लस आदेश, तो सब में अधि उपसर्ग है लेकिन अधीर में नहीं है। यह मूल शब्द है तो इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निर अपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर अपराध, निर अपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर में क्या होता है? यहाँ पे जो उपसर्ग है वह हो जाएगा नीर, यह वाला जो सी उत्तर है आपका वह सही हो जाएगा। देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ के उत्तर देना है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। संस्कृति किसी दो मंजिला मकान की तरह होती है, ऐसे पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पे आपके प्रश्न दिए गए हैं, तो पैराग्राफ के अनुसार आपके प्रश्न जो बनेंगे उसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा और प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। परस्पर सहकार, न्याय तथा सौंदर्य को स्वीकृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे इसमें समाज की अधिक आस्था होती है, तो डी उत्तर यहाँ सही हो जाएगा। संस्कृति के मूल तत्व की अपेक्षा क्यों होने लगी? तो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा पुरानी रूढ़ियों परंपराएं हम पर हावी हो जाती है और हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं, तो बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे है संस्कृति को दो मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है? क्यों बताया गया है? क्योंकि उसका संबंध उच्च और निम्न दो वर्गों से है, तो सी उत्तर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है? यह आपको बताना है। तो कौन हो सकता है? संस्कृति का सामान्य जनों में उचित प्रचार प्रसार, डी उत्तर आपका सही होगा। शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है? तो आपको यह पैराग्राफ से आपको बताना है। इसमें हो जाएगा वह अमीरी और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है, तो यह उत्तर आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जो अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है तो स्त्री और पुरुष यानी इसमें द्वंद्व समास है, तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पे वाक्यांश के लिए अशुद्ध शब्द कौन सा पूछा है। क्षण में या शीघ्र में टूटने वाला खंडहर दिया गया है, जिसकी आशा न की गई अप्रत्याशित, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह। तो यहाँ पे देखिए जो सुमेलित नहीं हो, क्षण या शीघ्र टूटने वाला को कहते हैं क्षण भंगुर, खंडहर नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे अशुद्ध जो है वह ऑप्शन नंबर ए है, तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वह अशुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखिए अशुद्ध शब्द क्या है। यहाँ पे तदुपरांत जो दिया गया है यहाँ होता है तदुपरांत। सदुपदेश वाल्मीकि अकिंचन यह सही है, लेकिन तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। तो यहाँ पे बी उत्तर आपका अशुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रताप को परताप उच्चारण करना कौन से प्रकार का अशुद्धि है। प्रताप को परताप जो उच्चारण होता है वह स्वरालाप अशुद्ध उच्चारण है, स्वरालाप। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या होता है भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं, कौन होते हैं, दो होते हैं, लिखित और मौखिक। आपके बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। प्राथमिक स्तर पे भाषा अध्ययन के मुख्य तत्व क्या होगा, तो यहाँ पे क्या उत्तर आपका सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पे भाषा अध्ययन के मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता, आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कौन सा युग्म गलत है, या जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दिया गया है उसमें कौन गलत है। तो यहाँ पे कुत्ता और पिल्ला जो दिया गया है ये दोनों जातिवाचक है, तो यह गलत है। ठीक है, आपका ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अवर शब्द का विलोम होगा, तो अवर का होता है प्रवर, तो सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उष्म महाप्राण वर्ड है, उष्म महाप्राण वर्ड क्या है, तो उष्म जो दिया गया है वह क्या होता है। तो देखिए स ह जो दिया गया है वह सभी उष्म होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। देखिए अंश दिया गया है, अंत और विदेश शब्दों में प्रत्यय बताना है। तो अंत में क्या प्रत्यय है, तो अंत में यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंत में प्रत्यय तो नहीं लगा है और विदेश शब्द में भी। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रत्यय नहीं है अंत और विदेश शब्द में, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसमें केवल 60 ही प्रश्न हम देखेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग संस्कृत के प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।